नमस्कार, अस्पायर टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। राजेंद्र नगर के नेहरू पार्क में हम मौजूद हैं और यहां हम पिछले तकरीबन 10 साल से आते रहे हैं। यह इलाका करीबन 60 साल पुराना है और ज्यादातर यहां वो लोग हैं जो आजादी के पहले पाकिस्तान से माइग्रेट करके दिल्ली आए थे, एक प्रकार से अपना घर बार छोड़ करके दूसरा जहां इन्होंने दिल्ली में बसाया और इस राजेंद्र नगर के इलाके में यहां पर आकर के रहते हैं। 7 तारीख आज है। आज से मतदान की शुरुआत हो गई है। भारत के पूर्वी इलाके असम में कुछ सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। आज ही के दिन एक बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो भी आया है, लेकिन दिल्ली में 10 अप्रैल को मतदान होने हैं। आज लोगों से बात करेंगे कि दिल्ली में किन किन मुद्दों को ध्यान में रख करके मतदान करना चाहते हैं, नंबर 1। और आपके पास जो 3 बड़े नेता कम से कम दिल्ली के लिहाज से, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, जो प्रधानमंत्री के एक्सपेक्टेड उम्मीदवार हैं। एक पार्टी ने तो घोषणा कर दिया है, बाकी 2 छुप छुप के कह रहे हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो किनको ध्यान में रख करके 10 अप्रैल को वोटिंग करेंगे यहाँ के लोग? सबसे पहले शुरुआत नारंग साहब आपसे। जरा खड़ा होना पड़ेगा आपको। जी नारंग साहब, ये बताइए कि आज आसाम में वोटिंग शुरू हो गई। 10 अप्रैल को जो आप मतदान करेंगे उसमें मैं आपके पास 4 मुद्दे रख रहा हूँ: करप्शन, प्राइस राइज, लॉ एंड ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी। इसमें से 4 जो मुद्दे हैं, इसमें से सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आपको कौन सा लग रहा है? एक तो करप्शन है। नंबर 1 मुद्दा इज करप्शन। करप्शन अगर दूर होगी तो सब उसके साथ साथ दूर हो जाएंगे। लेकिन ये तो 1950 से नेता कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म कर ये करप्शन जो है दूर नहीं हो सकती, मगर ये है कि करप्शन दूर कैसे होगी? तो जनता क्यों करप्शन के बारे में बोलते रहे? तो मैं थोड़ा सा बोलूं। हाँ, केजरीवाल साहब को उन्होंने करप्शन पे मैनिफेस्टो बनाया, करप्शन पे उनका प्रायोरिटी थी। आप तो समर्थन कर रहे थे केजरीवाल को, मुझे जानकारी है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने उनको लेटर लिखा कि भाई आप मुझे करप्शन की डेफिनेशन बताइए क्या होती है। जब हर एक आदमी किसी न किसी स्वरूप में करप्ट है। अगर मैं कोई चीज खरीदने जाता हूँ तो उसका बिल नहीं देता या बिल नहीं लेता या टैक्स नहीं देता तो आई एम करप्ट। तो किस तरीके से करप्शन है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। और लक्ष्मण रेखा एक तय कर दीजिए कि यहाँ तक हम करप्ट और यहाँ के बाद करप्ट नहीं। वो आज एक चीज है, अगर हम आपस में मिल जाते हैं तो हम कहते हैं करप्शन तो चलो मिल के कर लेते हैं। मिल के बात कर लेते हैं। अब बताइए ये करप्शन को क्या दूर करेंगे? तो फिर करप्शन तो इशू होना नहीं चाहिए। ये वर्ल्ड के अंदर आ चुकी है, ये करप्शन कहीं भी दूर नहीं हो सकती। कैसे हो सकती तो फिर इलेक्शन में करप्शन मुद्दा नहीं होना चाहिए ना? नहीं, करप्शन का मुद्दा ये है कि कैसे दूर हो। ये कैसे दूर होती है? ये घर से चलती है। पहले घर से उनको मोरालिटी सिखाई जाती है, फिर स्कूल में जाती है। स्कूल से जितनी देर मोरालिटी सिखाई नहीं जाएगी तब तक ये करप्शन दूर नहीं होगा। इसीलिए फ्रेज बनाना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। सो जितनी देर ये चीज नहीं करेंगे उतनी देर कुछ नहीं हो पाएगा। ये करप्शन का मुद्दा जो है ये बेकार का मुद्दा है। इसलिए अरविंद जी तो कह रहे थे कि पहले हमको सुधरना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें सुधरना पड़ेगा। सुधर सकते ही नहीं है। तो इतना बढ़िया बात बोल रहे थे अरविंद। कहते हैं सारे चोर हैं, मैं सिर्फ साधु हूँ, इसलिए वो सुधर सकते नहीं है। वो सुधरेंगे कहाँ पे? चलिए अब जरा ठीक है जी, बोलिए। देखिए, करप्शन को इलेक्शन का इशू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना भी चाहिए, जरूर होना चाहिए, क्योंकि करप्शन, लेकिन जितना शोर मच रहा है करप्शन के ऊपर उतना ही बढ़ता जा रहा है। उसके बारे में यही बोल रहा था कि करप्शन हर के मैनिफेस्टो में आ रहा है कि दिस इज आवर फर्स्ट गोल टू रिड्यूस दी करप्शन। तो जब पावर में आ जाती है पार्टी तो वो कहती है कि इट इज डिजायरेबल बट नॉट प्रैक्टिकेबल। अब प्रैक्टिकेबल नहीं है तो कम से कम जब इतना आपने प्रॉमिस किया था तो हमें कम से कम इतना तो बता दो कि भाई 20% हमारी अचीवमेंट हो गया, 30% हुई है, ना कि चुप हो गए और प्रॉमिस ही किया था। अब जैसे कि ये सब जो मनी बाहर गई हुई है बाहरले मुल्कों में, जो स्विस बैंक में, उसमें ये आफ्टर ऑल व्हाट इज दैट? ब्लैक मनी और करप्शन, दे आर वन एंड इन द डिफरेंट फॉर्म्स। तो अब जब आप कहते हो ब्लैक मनी को लाया जा सकता है ना, इज इट डूएबल और नॉट? वही बोल रहा हूँ। अब जब पैसा आपको पता है तो गवर्नमेंट को पता लगे कि इतने बिलियन रुपीस बाहर पड़े हुए हैं, व्हाट एफर्ट्स गवर्नमेंट इज मेकिंग? नथिंग। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनको बाय नोइंग कि भाई पैसा पड़ा हुआ है, दे आर जस्ट मेयरली आर्म ट्विस्टिंग दी पार्टीज कि भाई पैसा उनसे लेके हमारा काम चल रहा है, पब्लिक को कोई फायदा नहीं है। आपको लगता है कि सारे नेता इस मामले में डिसऑनेस्ट हैं, सब झूठ बोल रहे हैं? झूठ नहीं जो बोल रहे तो फिर ये कॉल स्कैम और ये आदर्श स्कैम और ये सारे कहाँ से आते?
ये वैसे ही तो बन रहा है, करप्शन ही है तो है, और क्या है। करप्शन को इतना बड़ा मुद्दा बना करके एक पार्टी का जन्म हो जाता है 60 साल 65 साल की आज़ादी के बाद, और उस पार्टी के मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। ये कहने कि करप्शन कोई माई का लाल नहीं है जो करप्शन को दूर कर सकता है, ये अब हमारे ब्लड में शामिल हो गया है। ये इसीलिए ब्लड में शामिल हुआ कि जब हमारी देश में आज़ादी आई, आज़ादी के समय से ही जो कांग्रेस सरकार के नीतियां तभी स्पष्ट हो गई। उन्होंने डिवाइड एंड रूल सबसे पहले अपनाया। उनके पास सत्ता के लिए, उन्होंने सत्ता के लिए ही देश का बंटवारा किया, क्योंकि वो सत्ता पाना चाहते थे। और बंटवारा करने पर, सत्ता पाने के बाद, तो पहला मॉरल करप्शन उन्होंने शुरू किया, वहीं से स्टार्ट हुआ डिवाइड एंड रूल। हाँ। वो स्टार्ट किया वहां से। उसके बाद उन्होंने पब्लिक को एक वोट बैंक समझा और सत्ता में रहने के लिए, कॉन्टिन्यूस सत्ता में रहने के लिए धर्म के आधार पर, उनकी शिक्षा के आधार पर, तो शिक्षा तो उन्होंने देने का प्रयास ही नहीं किया। उन्होंने कहा ये अशिक्षित रहेंगे, नीचे रहेंगे तो हमारे कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन इनको वोट बैंक की तरह ट्रीट करते हैं। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि लोग कहते हैं, ये एस्टैब्लिश थ्योरी भी है कि पावर करप्ट्स मैन। पावर सत्ता को या व्यक्ति को आपको एब्सोल्यूट करप्ट अगर ना भी करे तो भी करप्ट करता है। तो ये सत्ता का संस्कार है, करप्शन तो सत्ता से आएगी ही आएगी। पर इसके उदाहरण हमारे सामने हैं। सत्ता आए हुए मोदी जी के पास 12 वर्ष हो गए, क्या वहाँ पे करप्शन है? नहीं, ये डिबेटेबल है। नहीं, डिबेटेबल है। अच्छा, नहीं तो जनता उनको दोबारा तिबारा क्यों चुनती? मध्य प्रदेश में देख लीजिए। अच्छा, मध्य प्रदेश में शीला दीक्षित जी 3 बार चुन करके आई, लेकिन करप्शन के बहुत बड़े चार्जेस उनके ऊपर है। लेकिन क्योंकि सेंटर में भी वो नहीं जारी अभी तक। तिवारा, आप ये जो अभी मीडिया के ऊपर लोग कहेंगे कि मीडिया हवा बना रही है, लेकिन हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं, तिवारा सिर्फ नरेंद्र मोदी चुन करके नहीं आए, शिवराज सिंह चौहान भी चुन करके आए, और रमन सिंह भी चुन करके आए, और वामपंथी पार्टियां बंगाल में चुन करके लगातार आती रही। करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें अगर थोड़ी कमी आ सकती है। भरोसा क्यों हो रहा? क्योंकि हमें उम्मीद है 100% नहीं तो 80% तो कुछ कमी लाएंगे वो, ये उम्मीद है। इस बात से सहमत हैं कि करप्शन कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी कम नहीं कर सकती? नहीं कर सकती, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बहुत जबरदस्त भरोसा है। क्या आपको यकीन है, जो कह रही हैं, ये लोग कह रहे थे कि करप्शन तो नहीं हो सकता है खत्म, लोग कमिट करते हैं इलेक्शन के पहले और करप्शन को मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता पाते हैं तो वो कहते हैं कि ये प्रैग्मेटिक नहीं है और ये डुएबल भी नहीं है, तो ये डिजायरेबल है। तो हम ये चाहते हैं कि कम हो जाए, लेकिन हो नहीं पाता है। कभी कभी ऐसी चीज होती है चाहने के बाद भी कम नहीं होती है। अभी ऐसा स्टेज आ गया कि करप्शन खुद चीख चीख के कह रही है कि मुझे खत्म कर दो। वो खुद चीख चीख के कह रही है मुझे खत्म कर दो, खत्म कर दो, खत्म कर दो। अब वो शरीर का रूप ले रही है, शरीर का रूप ले रही है, एक कैरेक्टर बन गई है। जैसे सीरियल में कैरेक्टर बन जाता है, वैसे कैरेक्टर बन गई है। तो अपने सारे लिमिट अब क्रॉस कर चुका है टोटल। वो शर्मिंदी होगी उसको कि मैं करप्शन क्यों बनी। अच्छा, अब इतना करप्ट मैं क्यों हूँ? अब मेरा शरीर भी जवाब दे रहा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। क्या हो सकता है करप्शन दूर? बिल्कुल, अगर हमारे देश की नीतियां, आर्थिक नीतियां, दूरदर्शिताएं अच्छी होंगी तो करप्शन जो है वो अपने आप धीरे धीरे समाप्त होगा, एक समय में नहीं समाप्त होगा। लोग कहते हैं कि यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा वैसे ही सत्ता। तो इसका मतलब है कि करप्शन के लिए पॉलिटिशियंस रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम लोग जो है इसका उल्टा समझिए। देखिए, जो हमारे देश की नीतियां हैं, दूरदर्शिताएं हैं, यदि वो ऊंचा से शुरू होंगी, टीचर एक क्लास में अच्छा होता है, अच्छी शिक्षा सब बच्चों को देता है, तो बच्चे भी उस चीज को फॉलो करते हैं, बच्चे भी उस राह पर चलने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से यदि हमारे सरकार, अच्छी सरकार अब की बार चुन के आती है और एक सरकार आती है, मिली जुली सरकार नहीं आती है, और उसकी अच्छी दूरदर्शिता होती है, अच्छी नीतियां होती हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि कुछ समय में हमारे देश में करप्शन ये एक कह रहे हैं ना, करेक्टर है, भाव है हमारे मन का, धीरे धीरे अपने आप समाप्त होने लग जाएगा, समय लगेगा। ये जो करेक्टर के भाव का जो डेफिनेशन इन्होंने, मेरे हिसाब से अगर हेड ऑफ द स्टेट ऑनेस्ट है उसको पूरी आजादी होगी नीचे भी चेक करने की। अगर हेड ऑफ द स्टेट ही डिसऑनेस्ट है वो किसी को और को क्या कहेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है। मनमोहन सिंह डिसऑनेस्ट हैं? मनमोहन सिंह तो किसी लिस्ट में ही नहीं आते, वो तो कुछ मतलब उनकी कोई से ही नहीं है,
वो तो सिर्फ एक पपेट मिल बना दिया है, उनको बिठा दिया सरकार उधर और नीचे काम और कोई, वो तो सभी को पता है। चुप रहना, शांत रहना, चुप रहना कमजोरी है। उन्होंने तो आज तक कभी कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ा, ही इज नॉट इवन वन इलेक्शन आल्सो, तो उनकी तो कोई पावर नहीं है ना, उनको तो एक पपेट की तरह बिठाया हुआ है जो उनसे सोते नहीं, सिर्फ साइन में भी साइन भी करवाते हैं या नहीं ये भी नहीं मालूम। लेट्स से कि एक हेड ऑफ द स्टेट अगर ऑनेस्ट हो तो इट हैज टू बाकी लोग भी चेक्ड रहे। दो कॉन्ट्राडिक्शन है, अगर इलेक्शन जीत करके आ जाते तो आपको उनके ऊपर ट्रस्ट होता। अगर वो इलेक्शन जीत के आते उनकी से होती, क्योंकि उनका कोई से नहीं है ना, उनको ही इज नॉट बीन इलेक्टेड बाय द पब्लिक। अच्छा, तो उनकी अपनी कोई, उनका अपना कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। नहीं, अगर जीत के आते, कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लोग जीत के आ गए हैं, उनका कोई से है क्या? उनका से है तभी से है, या तभी तो करप्शन ज्यादा बढ़ गई है, ऊपर से कोई चेक, अपने ऊपर से कोई चेक करने वाला नहीं है, और जो लीड कर रहा है वो खुद ही करप्ट है। नहीं, इंदिरा कांग्रेस का तो फॉर्मेशन अलग है, उनका फॉर्मूला अलग है। सोनिया गांधी जी से शुरू करिए ना, जो असली सत्ता चला रही है, उनके ब्रदर, उनका सन इन लॉ, सबसे पहले तो उन्हीं के ऊपर कितने चार्जेस है। अब वो बताओ वो किसको चेक करेंगी? आज उसके बाद कालमांडी आए, राजा आए, उनको कैसे चेक कर सकते हैं? वो कहेंगे ठीक है आपका भी तो हो रहा है, आपके घर में भी तो वही चीज हो रही है। मनमोहन सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, सब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आपका काम ठीक नहीं है, ये इतने करप्शंस हुए हैं, घोटाले हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हिस्टोरियन विल जज माय वर्क, इट इज नॉट जर्नलिस्ट। लेट्स सी हिस्टोरियंस अभी तो हिस्टोरियंस को जज करने दीजिए। तो आई एम श्योर दे आर नॉट गोइंग टू बी चैरिटेबल टुवर्ड्स हिम, He is not going to be मतलब चैरिटेबली उसको देखेंगे नहीं उनके काम को। तो आपको लगता है कि अगर हेड ऑफ द स्टेट ऑनेस्ट रहेगा? I feel कि हेड ऑफ द स्टेट, आप घर में ही सोच रहे, if the father is honest, I am sure the children will be honest, because there is somebody to check them. अगर father of the family, if he is dishonest, how can he check the children? बच्चों को किस मुंह से आप उनको ऑनेस्टी का पाठ देंगे? पूरा यूपीए 1 जो जीत करके आया, दूसरी बार जब उनको सत्ता मिली, तो इसका मतलब जो दूसरी दफा का जो सरकार है, तो यूपीए 2 उसके जमाने में मनमोहन सिंह थोड़े हिल गए, या पहला जो कार्यकाल था उनका? मुझे लगता है ऑपोजिशन वाज नॉट स्ट्रांग इनफ टू इन 2009 उनको डिथ्रोन नहीं कर सकी। इस बार ऑपोजिशन स्ट्रांग है, टाइम ऑपोजिशन स्ट्रांग एंड मोदी जी हैज नो दिस थिंग, उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, उनका जो भी है उनके इमेज इज वेरी वेरी क्लीन। एक ये 4 जो मैंने इश्यूज बताए थे, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट इशू कौन है? मुझे तो फॉर दैट थिंग, मुझे तो आपने एक बताया था नेशनल सिक्योरिटी, आई थिंक दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, टू सेव द कंट्री इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए चाइना अंदर घुस रहा है, मिजोरम वगैरह में, अरुणाचल वगैरह में, एंड देयर इज नोबडी टू टॉक अगेंस्ट इट। उधर आप देखिए लद्दाख में आ गया है, फिर उसके बाद पाकिस्तान को देखिए, एवरी डे रोज हमारे को आंख दिखा रहा है। तो आपके हिसाब से प्राइस राइज, करप्शन से इक्वली सब इम्पोर्टेंट, ऑल द 4 इश्यूज आर वेरी इम्पोर्टेंट। ये चारों इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कह रही हैं कि अगर हेड ऑफ द स्टेट ऑनेस्ट होगा तो ऑनेस्टी पर्कुलेट करेगा, नीचे तक जाएगा, और ट्रिकल डाउन थ्योरी यहाँ पर अप्लाई होगा, और फिर बॉटम टू टॉप। हाँ, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक ही कहा कि जो हेड है उसको ईमानदार होना चाहिए, तभी तो उसके आगे जो है वो चेक। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये देश युवा है, 65-70% आबादी युवाओं का है, और वो युवाओं को ललकार रहे हैं, कह रहे हैं कि देश का निर्माण कर रहा है। आप उनकी इस बात से सहमत हैं? मैं उनकी इस बात से भी सहमत नहीं, क्योंकि ऐसा है कि राहुल गांधी जी को कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो देश को संभाल सके, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, आपकी सुनिए, आपको वो देखिए, आपकी जो पार्टी है, बताइए उनकी क्या अचीवमेंट है अभी तक, उन्होंने क्या कंट्री में कुछ करके दिखाया है? He had all the उनके पास इतनी बड़ी एडवांटेज थी ऑफ गांधी सर ने। He could have worked in any ministry. He could have taken, कोई भी मिनिस्ट्री कर सकते, कोई स्टेट को मैनेज कर सकते थे। उन्होंने he lost all that time, कुछ नहीं प्रूव करके दिखाया, just because, और उस कुछ नहीं, he has not shown anything। बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये ओवर एम्बिशियस है, आम आदमी पार्टी। हाँ,
और इन्होंने कुछ खास किया नहीं है। पहले तो लोगों से बहुत वादे किए, एक वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया, सारे वादे झूठे थे। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, जब वो एक बीच में मैदान छोड़ के चले गए, जब वो एक दिल्ली को नहीं संभाल सके तो देश को क्या आई फील एक और चीज, उनको क्लैरिटी ऑफ विजन नहीं है। ही डजंट नो व्हाट डज ही वांट टू डू। वो इन दिल्ली चलाना सकते हैं या लोकसभा में आना चाहते हैं या प्राइम मिनिस्टर सीधा। कभी दिल्ली वो कंफ्यूज्ड हैं या ओवर एम्बिशियस है, ओवर एम्बिशियस एंड कंफ्यूज्ड एंड ओवर। सडनली अभी भी कहते हैं कि जी मैं दिल्ली में इलेक्शन करवाई 50 सीटें जीत जाऊंगा, दैट मींस ही वांट्स टू कम बैक टू दिल्ली, और फिर सडनली वाराणसी चले जाते हैं लोकसभा इलेक्शन जीतने के लिए। ही इज नॉट क्लियर अबाउट हिज इंटेंशंस, व्हाट डज ही वांट टू डू। आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं और एम्बिशियस भी हैं। उनको दिल्ली चलाना चाहिए था, पहले लोकसभा चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था, आप मानते हैं? मानते हैं, हाँ। लेकिन ये है कि ये भी उनकी वीकनेस है। जो मतलब दिल्ली चुनाव के लिए उन्होंने लड़ना था तो पहले लड़ते ना। अच्छा, दिल्ली चुनाव भी उन्होंने गलत लड़ा, लड़ना नहीं चाहिए था? नहीं, दिल्ली चुनाव उन्होंने गलत लड़ा। आप पहले करप्शन की बात कर रहे थे, बोलिए करप्शन पे। करप्शन के बारे में ऐसा है कि इसके यस हाँ। थैंक यू। इसकी शुरुआत जो है वो बहुत शुरू से हुई, जब से कांग्रेस पार्टी ने इस देश की कमान संभाली तब से ही वहाँ पे उन्होंने इस तरह के नीतियाँ अपनाई, इस तरह के अपने चाल चलन रखा कि उन्होंने बीज बो दिया करप्शन का। उन्होंने जो भी संस्थाएं बनाई, सबसे पहले उन्होंने ये सोचा कि भाई हम अपनी पार्टी को इतना स्ट्रांग रखें कि किसी और को सामने ना आने दें और किसी को इतना ताकतवर ना होने दें। और जो उन्होंने संस्थाएं बनाते चले गए उनको भी अपने अंडर कंट्रोल करके रखा। और उन्होंने सबसे बड़ी उसमें राजनीति खेली, वोट की राजनीति। और वोट की राजनीति इसलिए खेली कि वोट मिलेगा तो वो पावर में बने रहेंगे। और इसके लिए उन्होंने वहां से करप्शन शुरू किया कि पहले उन्होंने देश को बांटा, धर्म के ऊपर बांटा, फिर जाति के ऊपर बांटा, किसी को स्ट्रांग नहीं होने दिया। और इसलिए वो अपना करप्ट होते चले गए और उन्होंने सारी संस्थाओं को उन्होंने करप्ट किया। कांग्रेस के बारे में बहुत अंदर से आपको बहुत गुबार है। पहले से कांग्रेस गुबार की बात नहीं है, पहले कांग्रेस कांग्रेसी थे। गुबार की बात नहीं है। पिछले लगातार आप कांग्रेस को वोट कर रहे थे। नहीं, मैंने अपना पहला वोट जरूर कांग्रेस को डाला था। अच्छा। लेकिन मैं उस वक्त बहुत छोटा था, मुझे पता ही नहीं था पार्टी एक होती थी। हाँ, पार्टी एक होती थी, ठीक बोलती थी। गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए था, और सारे लोग अभी लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसा लगता है कि करप्शन की जननी है। बिल्कुल 100%। कोई भी काम आपका पैसे के बगैर नहीं होता, कहीं पे भी चल जाओ पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता। लेकिन अभी आपके एक सज्जन कह रहे थे कि करप्शन को इशू तो लोग बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन ये खत्म नहीं हो सकता, ये हमारे रगों में समा। बिल्कुल 101%। फिर करप्शन को इलेक्शन का मुद्दा होना चाहिए। होना जब क्या करें, तो फिर कांग्रेस पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं? कांग्रेस क्योंकि वही शुरुआत वहीं से सारे कर रहे हैं, सारा ही सिखाया उन्होंने, किया है शुरू से उन्होंने काम है, हर जगह उनका ही। ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी 101% कांग्रेस की है जी। ठीक है। हाँ, बोलिए। कांग्रेस पार्टी ने आप देखिए ना कि कोई भी हो, कोई भी संस्थाएं हो, डिफेंस हो, शिक्षा हो, मेडिकल हो, हर जगह उन्होंने करप्शन फैलाया। कोई क्रेडिट नहीं देना नहीं चाहेंगे कांग्रेस को? मैं तो नहीं कोई समझता कि उनको किसी प्रकार का। कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि सुई नहीं बनता था यहाँ पे, अब हम हवाई जहाज बनाने लगे। देखिए 60 साल हो गए, जो काम 1960 में होने थे वो 2010 के अंदर हो रहे हैं। उन्होंने 30-30, 40-40 साल पीछे चल रहे हैं। यूरोप में कब कहाँ मेट्रो आ गई, कब कहाँ कौन सी उनकी डेवलपमेंट्स हो गई हैं, जो 60s 70s के अंदर। यूरोप से तुलना नहीं किया जा सकता था ना, हम बहुत दरिद्रता में थे, बहुत गरीबी में थे। दरिद्र में तो थे, लेकिन जो पैसा केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिया जाता था, उसका तो उन्होंने सारा पैसा खाते चले गए, वो तो पैसा लगाया ही नहीं काम में। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बहुत जबरदस्त गुबार है लोगों को मन में कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि ये लोग बहुत नजदीक से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को देखते आए हैं, और ऐसा लगता है कि कांग्रेस अगर ठीक होती, सत्ता संभालते ही आजादी के बाद उनके मुखिया ठीक होते और ठीक से प्रशासन चलता रहता, तो करप्शन इस कदर नहीं होता। एक महिला सहयोगी कह रही थी कि करप्शन भी अब शर्माने लगी है। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। अस्पायर में मूवमेंट ऑनलाइन जारी है। कुछ लोग हमारी दाईं तरफ जो बैठे हैं, बाईं तरफ वालों ने तो अपनी बात कह दी है, दाएं वाले अभी बाकी है।
ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, मूवमेंट ऑनलाइन अभी जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एस्पायर टीवी में। राजेंद्र नगर में हम लोगों से बात कर रहे हैं कि 10 अप्रैल को वो किन मुद्दों पर मतदान करेंगे। आप कुछ कह रही थी ब्रेक पर मैं जब गया था। हाँ जी, इस अभी दिल्ली या पूरे इंडिया में सबसे बड़ी जो थोड़ा खड़ी हो जाएंगी। हाँ। सबसे पहली जो समस्या है वो सेफ्टी की है। पहले ईव टीजिंग होती थी, आज कोई समय नहीं है। तो शीला दीक्षित जी कहती थी कि महिलाओं को, लड़कियों को थोड़ा संभल के चलना चाहिए क्योंकि माहौल ठीक नहीं है। पहले शाम में निकलने मना करती थी, अब तो दिन में भी नहीं निकल सकते हो। पहले तो था कि चलो शाम में आप मत निकलो, देर रात नहीं करो, आप दिन में नहीं निकल सकते हो। तो शीला जी की जो उपदेश था उनसे आप सहमत हैं क्या? शीला जी कहती थी ना कि जरा लड़कियों को ख्याल रख करके चलना पड़ेगा। एक बात बताओ, आप सहमत हो? एक बात बताओ। हम तो सहमत नहीं है। हमारे एक सहयोगी की डेथ हुई थी तो उन्होंने बयान दिया कि रात को निकलना ही नहीं चाहिए था। वही तो मतलब उनका कहना है कि लड़कियां आप काम छोड़ दो, आप जी प्लीज। नहीं, उनका शीला दीक्षित का मानना है कि लड़कियां आप काम करना छोड़ दो, वापस घर में आ जाओ और बस रसोई तक ही लिमिट रहो। तो विमेन सिक्योरिटी पूरे देश भर का मुद्दा है और इसको इलेक्शन में ध्यान रख करके आप वोट करेंगे। पहला मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी और वुमेन सिक्योरिटी। अगर नेशनल सिक्योरिटी रहेगी तो करप्शन अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इस पर किसको आप वोट करना चाहेंगे, किससे आपको उम्मीद है? नरेंद्र मोदी। सर कुछ बोलेंगे आप? ये कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी और विमेन सिक्योरिटी बहुत ही प्रोमिनेंट इश्यूज हैं और इसी को ध्यान में रख करके हम वोट करेंगे, और वो कह रही थी कि हम नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ये मोस्टली सांप्रदायिकता और कम्युनलिज्म दो चीजें हैं, एक सेकुलरिज्म एक कम्युनलिज्म, इसको लेकर के हो रहा है। तो कौन कर रहा है कम्युनलिज्म और कौन बढ़ा रहा है सेकुलरिज्म? मैं बताता हूँ। सेकुलरिज्म की जो डेफिनेशन है वो हमें मालूम है। आप हमें ये बताइए सेकुलरिज्म को बढ़ा कौन रहा है? हाँ? सेकुलरिज्म को कौन बढ़ा रहा है? नहीं, सेकुलरिज्म कांग्रेस कहती है ना सेकुलरिज्म। हाँ। लेकिन और जाते मुसलमानों के पास है वोट हमें दो। हाँ। वोट हमें दो, ये क्या कम्युनलिज्म नहीं है? वही शाही इमाम की ये क्या है? हाँ, तो इसका मतलब है कि जो सेक्युलर का ढोंग पीट रहे हैं वो खुद सबसे बड़े कम्युनल हैं। सबसे बड़े कम्युनल हैं। ठीक है, आप किसको वोट करेंगी और कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दे होंगे 10 तारीख को? ऐसा है जी कि जो इस बार के इलेक्शन है वो किसी एक या 2, 3, 4 मुद्दों पर आधारित नहीं है। पहली बात है कि देश जब से आजाद हुआ है पिछले 67 ईयर्स से लगाकर कांग्रेस ने इतने मुद्दे आज इस देश की जनता को दे दिए हैं। आप 2 मिनट दीजिएगा, बिकॉज यू हैव गिवन इनफ टाइम टू एवरीबॉडी, सो डोंट रश। नहीं, उसमें ये है कि हर मुद्दा, और मैं ये कहूंगी कि ये चुनाव जो है कांग्रेस ने अपने आप मोदी जी की झोली में डाला है, क्योंकि हर मुद्दे से हमारा देश, हमारी जनता इस कदर त्रस्त हो चुकी है। जो लोग वोट करने नहीं जाना चाहते थे, जो इसको इतना महत्व नहीं देते थे, जो छुट्टी समझ के घूमने चले जाते थे, आज हर एक व्यक्ति इस बात को मान के चुका है कि इस अधिकार को हमने लेना है, क्योंकि केवल एक केंद्र के ऊपर ये आधारित, एक मुद्दे पे ये आधारित नहीं है। करप्शन हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ, इट इज नॉट पार्ट ऑफ लाइफ, इट हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ। ये जीवन का एक नियम बन गया है, जिसे आप कह रहे थे आपने। हाँ, लिसन, या आई एम कम, यस, इट विल डेफिनेटली बी एन इम्पोर्टेंट इशू एंड इट इज एन इम्पोर्टेंट इशू, एंड एज अदर पीपल वर सेइंग इट कैन नॉट बी इरेडिकेटेड, इट कैन बी डेफिनेटली इरेडिकेटेड, बट yes, if it has crop up in last 60 years or over 65 years, you have to give certain number of years to the other party. You cannot say कि 6 महीने में 2-3 में. So Narendra Modi ji is well, asking yes, that it yeah. give us 60 months. Yes, he is saying so. Yeah, only 60 months, because those 60 months are definitely going to prove, and people are going to see the vision through it. उन्हें वो किरण नजर आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि देखिए, आप एक काम को शुरू कर लीजिए और जब आप शुरू करते हैं और राह पर चलते हैं तो सबको दिखता है कि हाँ, एक अच्छा प्रकाश आ रहा है, इसे आने दीजिए। अब मैं सूरज को देख रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि इसको आने के लिए समय और राह चाहिए, और तो इसलिए करप्शन निश्चित रूप से धीरे धीरे कम होगी, घटेगी, इस देश का भाग्य बदलेगा और लोग जो हैं
वो इस बात को मान के चलेंगे कि यदि हम एक ठीक व्यक्ति को चुने, एक ठीक व्यक्ति को जिसको कि एक दैव्य शक्ति का, जिसको कहना चाहिए कि वरदान है, जो व्यक्ति अपने जीवन में इतना उठता है वो निश्चित रूप से देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है और ये वो सिद्ध करेंगे कि वो करेंगे। एंड वी ऑल हैव दैट बिलीफ इन देम। इनको तो आध्यात्मिक लगता है कि आध्यात्मिक शक्ति के सहारे कह रही हैं कि मोदी जी करप्शन जो वे ऑफ लाइफ बन गया है उनको वो इरेडिकेट कर देंगे। तो आप इस बात से, इनके तर्क से सहमत हैं कि आध्यात्मिक बल के सहारे नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी को खत्म कर देंगे? नहीं, बात वो नहीं है जी। बात ये होती है कि हम करप्शन को किस दायरे में देखना चाहते हैं। मैं अभी बैठे बैठे भी यही सोच रहा था। करप्शन नहीं, ऐसा नहीं है जी। हाँ। मतलब जब वो इतना वास्ट लेवल के ऊपर स्प्रेड हो चुका हुआ है तो हमें ये देखना है कि हमें कहाँ पर हिट करना है। कोई करप्शन जो मेरी नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है, आप तोपें बेच रहे हैं, आप वहाँ पर अगर सिक्योरिटी के ऊपर खड़े हुए वहाँ से पैसे दे दे के वहाँ से बांग्लादेशी घुसेड़ते जा रहे हैं, ये मेरी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी करप्शन है। तो मेरे लिए वो कंसर्न है। अगर कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज मेरी अफेक्टेड होती हैं तो मेरे लिए वो कंसर्न है, क्योंकि वो ओवरऑल नेशन के डेवलपमेंट के साथ रिलेटेड है। मान लीजिए मैं अपनी फैमिली में हूँ, मेरा बच्चा अगर मेरा कोई खिलौना तोड़ रहा है तो आई कैन बियर दैट, लेकिन अगर वो मेरी मकान की बिल्कुल जड़ के ऊपर हथौड़ा मारता है, आई कैन नॉट बियर इट। नेचुरली मैं उसको रोकूंगा और मैं उसको हिट करूंगा। ये पोजीशन आज हो चुकी हुई है। आज की गवर्नमेंट जितनी भी है जो आज तक चली आई है, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट को उस करप्शन के साथ दाव पे लगा दिया। अरविंद केजरीवाल इतना चिल्ला के बोल रहे थे और उनको अरविंद केजरीवाल आई थिंक ही इज ए पर्सन वी शुड नॉट डिस्कस। हम सबने उसको इस लेवल पर देख लिया है कि उसने जो कुछ भी कहा वहां से यू टर्न लिया और अपनी स्टेटमेंट खुद रिवर्स कर गया। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, अरविंद केजरीवाल के मामले में है कि हम लोग ये मान चुके हैं, समझ चुके हैं कि वो सिर्फ एक मीडिया की कृति थी। माफ कीजिएगा, ये किसी व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं कह रहे हैं, या उनका फील्ड, उनका जो पिच थी वो इतनी बढ़िया उन्होंने अपने लिए सजा ली थी। बट वो हम तो पहले दिन से ही मानते थे वो इस योग्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई भी, देखिए जी, किसी परिवार का एक चलाने के लिए भी आपको समय चाहिए। वो अपने आप को कोई समय नहीं देना चाहते थे, वो अपने आप को कहीं सिद्ध नहीं करना चाहते थे, वो केवल लपकना चाहते थे। ही वाज सो मच, ही इज रादर सो अपॉर्चुनिस्ट कि केवल वो इन अ हरी, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वो कोई समय नहीं देना चाहते। फाइनेंस से रिलेटेड गए आईएफएस ऑफिसर थे जी, और अगर वो चाहते तो पहले अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते ना जी। वहाँ पर जो करप्शन है उनको दिखाई नहीं दी। राइट। आम आदमी पार्टी इतना मेहनत कर रही थी, ईमानदारी की बात कर रही है, आपको यकीन है कि वो कुछ कर पाएंगे देश के लिए? सर ऐसा है, आम आदमी पार्टी अपने आप में ही करप्ट है। उनके कई, अब बिनील ले लीजिए, उनके विधायक हैं, अभी तो धीरे धीरे उनकी पोल खुलनी चालू होगी कि उन्होंने क्या कमिटमेंट की थी। आज एक स्टेटमेंट देते हैं, अगले दिन दूसरी स्टेटमेंट दे देते हैं। अब आने वाले टाइम में, क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, अगर आम आदमी को आप देश की सत्ता सौंप भी देते हैं, अगर वो आप कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी सबसे शरीफ आदमी है, राहुल गांधी के ऊपर कोई दाग नहीं है, आप उनको चुनना चाहते हैं? सर दाग या बेदाग की बात नहीं है, इस वक्त बात है लोगों की भावना की, कि लोग किस भावना से देख रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी जी करते हैं, सबसे ज्यादा राज किया है हमारे देश के ऊपर, और आज तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना पाए हैं कि जिसके कारण आप रूट लेवल पे भी करप्शन को हटा सके। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस में आज की डेट में सबसे ज्यादा करप्शन है, इवन सारी पुलिस में। मैंने एक कांस्टेबल से पूछा, मैंने कहा यार आप लोग इतना करप्ट क्यों हैं, किस लेवल पे? तो उसका एक जवाब था, दिल्ली पुलिस बनी थी 1934 में, तब अंग्रेजों का रूल चलता था, इन बड़े अफसर्स ने अपने लिए तो फेवर में सारे रूल्स बना लिए, लेकिन छोटे लेवल पे अब हमारे को जो तनख्वाह मिलती है वो हमारी गांव जाती है, यहाँ का खर्चा तो हम लोग आप लोगों से चलाते हैं। सीधा सा जवाब था उसका। जनाब, आज का भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया है, उसमें कहा है कि हम हाईटेक टेक्नोलॉजी का विस्तार करेंगे, 100 शहरों का निर्माण करेंगे, राम मंदिर के ऊपर उन्होंने कहा है कि संविधान के दायरे में निर्माण करेंगे। तो बीजेपी लगता नहीं कि अपने वायदों से मुकर रही है? नहीं, कोई मुकर नहीं रही। आज आपने अच्छी तरह से देखा होगा, अगर आज का हमारा मैनिफेस्टो है, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने आज उसको पूरा पढ़ के सबके सामने, जनता के सामने रखा है। उसमें सारी चीजें उन्होंने 1 बाय 1 करके सारी चीजें क्लैरिटी में बता दी है कि अगर हम सत्ता में जैसे हमारे हैं तो हम ये सारे काम पब्लिक की फेवर में करेंगे, और पब्लिक को ये नहीं कि परेशान करेंगे, हम इनका काम नहीं करेंगे, जो हम कमिट करेंगे हम उसको ऑनर करेंगे। कोई ऐसी आप कुछ कहना चाह रही थी?
मैं ये कहना चाह रही थी कि जो हमारा राम मंदिर का मुद्दा आप बात कर रहे हैं, वो राम मंदिर तो तब बनेगा जब हमारे को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हमारा ठीक हो जाएगा। अभी तो हम उसकी वेट कर रहे हैं। राम मंदिर तो बनेगा ही बनेगा, आज बने या 5 साल में बने, लेकिन राम मंदिर तो बनेगा बनेगा। और दूसरी बात केजरीवाल की, भारतीय जनता पार्टी आज उनको राम मंदिर पीछे लग रहा है और एम्प्लॉयमेंट बड़ा इशू हो गया, करप्शन बड़ा इशू हो गया। ये पार्टी राम मंदिर को पहला मुद्दा बना करके चुनाव में आई थी, आप इसकी आलोचना क्यों नहीं करते? राम मंदिर अभी भी पहला ही मुद्दा रहेगा, लेकिन पहला मुद्दा रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आपके नेता कह रहे हैं कि अब राम मंदिर की चर्चा नहीं कर रहे हैं। नहीं, राम मंदिर तो बनेगा, लेकिन उसका कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद राम मंदिर तो बनेगा ही बनेगा। हाँ, और भी, और केजरीवाल ने ऐसा है, केजरीवाल जी ने ये सोचा कि मैं मुख्यमंत्री तो बन गया हूँ, तो क्यों नहीं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, इसीलिए उनका नाम भी AK-49 बन गया, क्योंकि वो 49 डेज में भाग खड़े हुए। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अंबानी की दुकान है। नहीं, अंबानी और उसके बिना भी रह के देख लीजिए, अंबानी वालों ने सिर्फ हमारे को ये नहीं किया है कि कॉर्पोरेट एक देश है, उन्होंने अच्छे काम भी किए हुए, और उनसे या तो हमारी कोई डील हुई हो ना, फिर तो बुरी बात है, क्योंकि कोई अच्छे पैसे वाले होना कोई बुरी बात नहीं होती है। हमारे देश में तो समृद्धि होना कोई बुरी बात नहीं मानी गई है। लेकिन चांदी की सीढ़ी लगाना, प्लेन पत्नी को गिफ्ट करना, ये बुरी बात नहीं है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि वो उनका पर्सनल इशू नहीं है। वाइफ को गिफ्ट दिया प्लेन, तो उन्होंने अपनी मर्जी से दिया ना। पर्सनल तो आपके पास होगा तो आप भी दे सकते हो अपनी पत्नी को गिफ्ट। भाई बिल गेट्स अपनी सारी संपत्ति दान दे देते हैं, वॉरेन बफेट दान देते हैं, भारत का एक भी बिजनेसमैन नहीं है जो अपनी संपत्ति दान किया। किसको है? बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति दान की। नाम बताइए ना, किसी भी बड़े विप्रो के प्रेम कुछ सैकड़ा करोड़ रुपया देते हैं, 1000 करोड़ अपनी पूरी संपत्ति नहीं देते हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी अंबानी की दुकान है। ऐसा है कि वो इसलिए कहते हैं कि इसके कहने से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। उनका एक ही मुद्दा है कि यहाँ की डेमोक्रेसी के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं वो। क्या ये सच है? ये सच नहीं है। क्यों नहीं सच है? ये इसलिए सच नहीं है क्योंकि वो अंबानी जो काम कर रहे हैं वो देश की डेवलपमेंट का भी कर रहे हैं। कोई भी आदमी समुद्र के अंदर कुएं खोदने के लिए और नहीं आया। अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को चंदा कहां से मिलता है ये पब्लिक करे, वो क्यों नहीं पार्टियां करती? पब्लिक करती है। हम 2-2 रुपए इकट्ठे करते रहे जनसंघ वाले जब थे। अभी जब हमने केजरीवाल का साथ दिया तो केजरीवाल ने उसके बाद क्या किया? अब रॉकफेलर से पैसा आता है, फोर्ड फाउंडेशन से पैसा आता है, सैयद अब्दुल्ला जो वहाँ का पाकिस्तान का है, आप नेट पे चेक कीजिए कि वहाँ से कितना रुपया केजरीवाल को आ रहा है, और वो सिर्फ यहाँ आतंकवाद मचाने के लिए इसको आगे ला रहा है। और ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अगर ये कहें कि ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दुष्प्रचार है, ये दुष्प्रचार है किसके बाद? केजरीवाल की, क्योंकि वो ईमानदारी की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, और जिन पार्टियों में भ्रष्टाचार है उनकी बात उठाते हैं तो आप कह रहे हैं कि फोर्ड फाउंडेशन से पैसा। मैं ये आपको कहता हूँ कि ये चीजें तो प्रूव्ड है कि रॉकफेलर से पैसा आया, फोर्ड फाउंडेशन से आया, पाकिस्तान के उग्रवादी उनके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, इसमें कोई शक तो नहीं है, ये तो प्रूव्ड है और नेट पर है। और उसके बाद जो बात आप दूसरी कर रहे हैं कि करप्शन की बात, सारे पॉलिटिशियन करप्ट होते हैं। आपने वाजपेयी जी का राज देखा 6 साल, आपने देखा 1 वोट की सिर्फ जरूरत थी, उन्होंने वोट नहीं खरीदा। और ये गवर्नमेंट मनमोहन सिंह की जो चली, ये पार्लियामेंटेरियंस को खरीद के चली। उन्हीं के शासन काल में हुआ था ना कफन घोटाला। कौन सा कफन घोटाला हुआ था? कितना कफन? कॉफिन स्कैम। नहीं, कॉफिन क्या था? कितने कॉफिन थे? वो किसने किए थे? वो नहीं स्कैम था या नहीं था? कोई स्कैम नहीं था। वो कोई स्कैम नहीं, वो कोई स्कैम नहीं था। कोई स्कैम नहीं। आप कफिन के स्कैम की बात करते हो, आप अगस्ता की बात नहीं करते, आप पनडुब्बियों के सौदे की बात नहीं करते, आप 2G की बात नहीं करते। आप बॉफर्स में उसको बचाने वाला कौन था? सोनिया गांधी। किसके पास पैसा है? आज सोनिया गांधी ने अपना पर्चा भरा, जो उसमें उसने लिखा कि मेरे पास इतना पैसा है, क्या वो उतने पैसे में बाकी का पैसा छोड़ देगी? मैं उसको उससे 1000 गुना पैसा देता हूँ, और वो अपने पैसे सारे हमारे को दे दे, हम उसको देश को देंगे। नरेंद्र मोदी के आने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, सड़कों पर क्राइम नहीं होगा, करप्शन खत्म हो जाएंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, और अमेरिका और चाइना भारत को आंख दिखाना बंद कर देगा। ऐसा आभास है, इसलिए आभास है क्योंकि उन्होंने जो भी कहा कभी भी वो करके दिखाया। ऐसा नहीं हुआ केजरीवाल की तरह कि आज वो कह रहा है जी मैं बिजली सस्ती कर रहा हूँ और 31 मार्च तक के लिए उसकी सब्सिडी दे रहा है और भाग रहा है, अगला रेजोल्यूशन भी नहीं ला रहा। और अब वो ऐसा तो नहीं कि आप वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं, ये आभास है, आपको आभास लग रहा हो। ये आभास मेरा नहीं है, इस वक्त जन जन मोदी, मन मन मोदी, हर दिल मोदी, घर घर मोदी।
इस वक्त मेरा नहीं है। चलिए, आपने हर हर मोदी नहीं कहा, उस सरस्वती से डर गए हैं आप। सर, नरेंद्र मोदी सारी समस्या का समाधान है? नहीं नहीं, सारी समस्या का समाधान नरेंद्र मोदी? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या ये सब मीडिया की वो पब्लिसिटी है। हाँ। नरेंद्र मोदी इतना कॉम्पिटेंट नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी वाज फार बेटर देन नरेंद्र मोदी। तो ये कहीं ही नहीं उसके इसमें। ये तो बना दिया, हाइप बना दिया गया है, मीडिया का हाइप है। बिल्कुल यहाँ मीडिया इतने का। लोग, सारे लोग बैठे हुए हैं, हर एक आदमी हमने सारे सवाल किए, यहाँ ज्यादातर सारे लोग कह रहे हैं कि हमने हाइप किया। ऐसा है कि अब हम तो सारे सवाल पूछ रहे हैं इंडिया में, हमने तो कोई हाइप नहीं किया। इंडिया में आप मैसेंजर को सूट क्यों कर रहे हैं, ये बताइए। इंडिया में हर आदमी को अपना विचार रखने की पूरी आजादी है। हाँ। और जहाँ तक अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, 16 मई को पता चल जाएगा। वो मैं नहीं कह रहा हूँ ये मीडिया का हवा है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि पूरे इंडिया में सिर्फ 2 पार्टी हैं, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन ये तीसरा केजरीवाल को क्यों स्टैंड कर देते, मुझे ये समझ नहीं आया। केजरीवाल कहाँ से ले आए? अब कांग्रेस लाई ना इसको। अब मैं हर जगह डिबेट जहाँ भी होती है टीवी पे, वहाँ देखते हैं केजरीवाल का एक कैंडिडेट खड़ा होता है। वो क्या है भाई, कहाँ से आ गया ये? अच्छा, केजरीवाल को आप नापसंद करते हैं? नहीं, मैं पसंद की बात नहीं कर रहा। उसका अचीवमेंट क्या था, किस लिए आप उसे आगे ला रहे हो, मेरे ये समझ नहीं आ रहा। ये तो वाजपेयी जी को पसंद करते हैं। वाजपेयी जी का शासन और कौन दे सकता है सिवाय मोदी के? नरेंद्र मोदी का पसंद करते हैं। जी चावला साहब, नरेंद्र मोदी को बना करके देश शांति से रह पाएगा, अमन चैन हर जगह बहाल हो जाएगा। यहाँ ज्यादातर लोग, तकरीबन सब लोगों की अपेक्षा है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हर समस्या का समाधान जो है सो हो जाएगा। सादिक हूँ अपने कौल से, गालिब खुदा गवाह, कहता हूँ सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। मोदी साहब की पर्सनैलिटी का ये आलम है कि वो तपे हुए शख्स है। जब आदमी परेशानियों से, जिंदगी की हर राह से वाकिफ होता है और वो देखता है कि मैंने क्या क्या जिंदगी में परेशानियां उठाई हैं, तो उसको एक बहुत बड़ा तजुर्बा हासिल होता है। वो एक तराशे हुए नगीना है। उस नगीने में जो एक, उसको आप ये कह सकते हैं एब्डोनिया एक नगीना होता है जिसमें इतनी चमक होती है उसके आगे कोई ठहर नहीं सकता। इस वक्त उसको वक्त की मार ने इतना तराश दिया है कि उसकी चमक के आगे आज सारे नेता फीके पड़ रहे हैं। अगर वो लोग उसको कर रहे हैं तो वो एक जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस हैंड है। उसने अपनी जो है एबिलिटी एस्टेब्लिश की है। मेरे को आप बताइए, इतने नेताओं के आपने नाम लिए, हम चाहे राहुल गांधी जी भी कहते, उन्होंने कौन सा अचीवमेंट किया है जिसके लिए वो, हम ये नहीं कहते उनको घराने से मिली हुई है। और लेकिन अगर कांग्रेस ये करती कि जैसे 10 साल से थी, राहुल जी को कहीं 2 साल फॉरेन मिनिस्टर बातें, 2 साल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बातें, कहीं डिफेंस मिनिस्टर, 8-10 साल का तजुर्बा देते और फिर उसका नाम प्रपोज करते तो शायद वो खड़े हो सकते। लेकिन आज मोदी के मुकाबले में वो नहीं खड़े हो सकते। और वो कहते हैं ना कि जुस्तुजू जिसकी थी उसको तो पाया हमने, मगर इस बहाने से दुनिया देख ली हमने सारी पार्टियां देख ली हैं। लेकिन वक्त की डिमांड यही है कि अगर मोदी आता है तो होने दो। हमने सारी दुनिया देख ली हमने, है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप वक्त हालांकि कम हो गया, आप नहीं, जल्दी से बोल दीजिए। अंबानी के मामले में इतना शोर मचाया जा रहा है। अंबानी को अगर कुएं में तेल निकालने के लिए दिया गया तो उसने कितने लोगों को रोजगार दिया। विदेशी कंपनियों को हम बुलाएं, उनको हम दें ये काम, प्रोजेक्ट नहीं उनको दें। और हमारे भारतीय अगर कर रहे हैं और इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो ये अच्छी बात है। वो फ्रॉड भी कर रहे हैं, ये भी सच है, फ्रॉड भी कर रहे हैं। अडानी जो है, अडानी ने जो ये कह रहे हैं कि मेरी बात आशुतोष जी, उनकी इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बोला है। ये मेरा आरोप नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि फ्रॉड भी कर रहे हैं। अच्छा, मेरी बात नहीं, ये बात गलत है कि वो फ्रॉड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अपने नेशन के आदमी हैं और जो कुछ कर रहे हैं वो कुछ भी हो अपने नेशन में ही आपको पता है विदेशी कंपनियों को 18 रुपए दे रहे हैं। ये अडानी, एक सेकंड, ये अडानी 18 रुपए का रेट दे रहे हैं और अपनी कंपनियों को 8 रुपए भी नहीं देने को तैयार है। क्यों? अब बोलिए। अडानी और अंबानी दोनों पे लगे हुए हैं। अडानी का 4000 मेगावाट वहाँ पे पैदा करके वहाँ दे रहे हैं। और जो जगह ली थी इन्होंने कहा फ्री फंड में दे दी है। जो उन्होंने दलदल के जगह ली थी वो वैसे पड़ी हुई थी, जिसके ऊपर इन्होंने जाके अपना कितना पैसा लगा के उसको बनाया और 4000 मेगावाट वहाँ पे दी है। उसके ऊपर लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ज्यादातर लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तपे हुए सोने हैं और वो कुंदन बन चुके हैं। एक शख्स कह रहे हैं कि वो नगीना बन चुके हैं, उनकी रोशनी में अब कोई टिक नहीं पाएगा।
हमारी मजबूरी ये है कि हम जनता की आवाज को आप तक पहुंचाएंगे। लोग हमारे ऊपर ये आरोप लगा सकते हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी के ये समर्थक हैं और हम उनकी बात को पहुंचा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि तर्क की कसौटी पर यहाँ की आवाम कस रही है विभिन्न पार्टियों को, और उसके बाद एक प्रकार से मन बन रहा है 10 तारीख को वोट करने का। अभी तो तर्क हुआ है, अब देखना यह है कि किसके पक्ष में मतदान होता है। 10 अप्रैल का इंतजार रहेगा। आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।